नमस्ते, आदाब। मैं ऋतु सिंह आपका स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के इस खास कार्यक्रम देश जारी में, जहां पर हम किसानों, महिलाओं, रोजगार और बच्चों के साथ ही देश के युवाओं से जुड़ी तमाम खास खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब से जुड़ी तमाम हलचलों के बारे में। आज हम बात करेंगे खेसारी दाल की 3 उन्नत किस्मों के बारे में। जानेंगे मध्य प्रदेश किसानों के लिए क्या है अच्छी खबर। बताएंगे AB2 वैरायटी चाय के मुनाफे के बारे में। समझेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना को और साथ ही बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ओडेप सामग्री युक्त खेसारी दाल की 3 उन्नत किस्मों को विकसित किया है। जी हाँ, रतन, प्रतीक और महात्योरा नाम की खेसारी दाल की इन किस्मों को खेसारी के परंपरागत उगाए जाने वाले क्षेत्रों में सामान्य खेती के लिए जारी किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय ने रतन, प्रतीक और महात्योरा नाम की खेसारी दाल की 3 किस्में खेती के लिए जारी कर दी हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि इन किस्मों में ओपेड की मात्रा 0.07 से 0.1% की सीमा में पाई जाती है, जो कि मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित है। भारत में खेसारी दाल एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगभग 4 से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। इसका वार्षिक उत्पादन 2.8 से 3.5 लाख टन है और औसत उपज 650 से 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ अब पूरे प्रदेश के किसानों को मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देते हुए पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू होगी। केंद्र सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाने की मध्य प्रदेश की मांग को मंजूरी दे दी है। अभी ये योजना सिर्फ 22 जिलों में ही लागू की गई थी। जिला सिंचाई योजना बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशासन एकेडमी में प्रशिक्षण 28-29 जनवरी को दिया जाएगा। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि IAS और IFS अफसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जिला योजना तैयार करेंगे। योजना में बड़ी और मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं पर काम किया जाएगा। हर खेत को पानी देने के लिए नदी और तालाब से सिंचाई की योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही मनरेगा के माध्यम से भी सिंचाई योजना बनाई जाएगी। देश के सबसे बड़े जौ उत्पादक राज्य राजस्थान में इस साल जौ के उत्पादन में भारी गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राजस्थान में कम उत्पादन की भरपाई कुछ हद तक पंजाब ने पूरी की है। पंजाब में इस साल जौ का उत्पादन करीब 57% से बढ़कर 62,000 टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में इस साल उत्पादन 16% से ज्यादा घटने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल राज्य में जौ का उत्पादन घटकर 8,04,946 टन तक सीमित रह सकता है। राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल राज्य में 9,62,391 टन जौ का उत्पादन हुआ था। हालांकि राजस्थान में कम उत्पादन की भरपाई कुछ हद तक पंजाब से हो रही है। पंजाब में इस साल जौ का उत्पादन करीब 57% बढ़कर 62,000 टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पंजाब कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल राज्य में सिर्फ 39,400 टन जौ का उत्पादन हुआ था। हिमाचल प्रदेश के बागवानों में चाय की खेती का रकबा बढ़ने वाला है। हिमाचल के लोग अब उत्तराखंड में पैदा हो रही AB2 वैरायटी की चाय की खेती करके अपनी फसल का 8 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का नया प्रयोग हिमाचल के बागवानों की आय को कम से कम 8 गुना तक बढ़ा देगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तराखंड में पैदा हो रही AB2 वैरायटी की चाय के पौधों को अब हिमाचल में भी लगाने जा रहा है। बागवान को इसका प्रति किलोग्राम मूल्य भी औसतन 100 रुपए प्रति किलोग्राम मिलता है, जबकि AB2 वैरायटी की प्रति किलो चाय 400 से 500 रुपए प्रति किलोग्राम बिकती है। इसके साथ ही AB2 वैरायटी की चाय ग्रीन और ब्लैक दोनों फ्लेवर में तैयार होंगी।
AB2 वैरायटी की चाय के लिए बागवानों को टी बोर्ड ऑफ इंडिया के पालमपुर स्थित कार्यालय में आवेदन करना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने उद्यान विभाग को निर्देश दे दिया है, जिसके बाद से अब बागवानों को उद्यान विभाग की किसी भी योजना के लिए एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। जी हां, अब बागवानों को एफिडेविट के बजाय साधारण सेल्फ डिक्लेरेशन ही देना होगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर उद्यान विभाग ने एक पहल की है। अब बागवानी तकनीकी मिशन पर दिए जाने वाले तमाम तरह के उपदान मामलों में बागवान को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की ही जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश के बागवानी निदेशालय ने शिमला से इस संबंध में तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कई योजनाओं में सब्सिडी 80% तक है। बहुत सी योजनाओं के लिए राज्य बागवानी विभाग की ओर से बागवानों को लघु या सीमांत किसान होने, पूर्व में सुविधा प्राप्त नहीं करने जैसे कई कार्यों के लिए स्टाम्प पेपर पर हलफनामा देना पड़ता है, जिससे अब किसानों को छुटकारा मिल गया है। राजस्थान और हरियाणा के बाद देश के तीसरे बड़े ग्वार उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल ग्वार का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 7% से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात कृषि निदेशालय के अनुसार 2015-16 के दौरान राज्य में 1.79 लाख टन ग्वार का उत्पादन होने की उम्मीद है। राज्य में पिछले साल 1.67 लाख टन ग्वार का उत्पादन हुआ था। इस साल राज्य में उत्पादन 7% से ज्यादा होने का अनुमान है। गुजरात से पहले सबसे बड़े उत्पादक राजस्थान ने भी इस साल ग्वार के उत्पादन अनुमान में कुछ सुधार किया है। राजस्थान ने सितंबर के दौरान 19,44,385 टन ग्वार पैदा होने का अनुमान जारी किया था। 1,39,344 टन ज्यादा होने की बात कही गई है और राज्य में 20,43,734 टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान और गुजरात में ग्वार के उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से हाजिर और वायदा बाजार में इसकी कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक रूप से पीड़ित किसानों के कर्ज के दबाव को कम करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पंजाब कृषि ऋण ग्रस्तता राहत विधेयक को पेश करने की अपनी मंजूरी दे दी है। कानून लागू करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने देश के अनाज उत्पादकों पर बढ़ते कर्ज के प्रति चिंता व्यक्त की है। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कठिन मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले किसान लगातार बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी और खाद, डीजल, बीज और कीटनाशक पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण खेती एक तरह से बिना मुनाफे का काम बन गया है। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों में जहां प्रदेश सरकार भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों का मुफ्त में बीमा कराएगी, वहीं महिलाओं और बच्चों की सेहत का ध्यान में रखते हुए राशन की दुकानों में सस्ता नमक भी बांटने वाली है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश डायरी में। देश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं को अपना उद्योग शुरू करने जैसे कदम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च कर दिया है। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि स्टार्टअप के लाभ पर 3 साल तक ना तो टैक्स देना होगा और ना ही कोई अधिकारी जांच के लिए आएगा। उन्होंने देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के करोड़ों युवाओं को कैंपेन का हिस्सा बनना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य बैंकों को स्टार्टअप उपक्रमों के वित्त पोषक को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों में जहां प्रदेश सरकार भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों का मुफ्त में बीमा कराएगी, वहीं महिलाओं और बच्चों की सेहत का ध्यान में रखते हुए राशन की दुकानों में सस्ता नमक भी बांटने वाली है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कर्मचारियों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में नर्सिंग सेवा नियमावली के बदलावों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार खेतीहर किसानों के साथ साथ भूमिहीन किसानों और गरीब किसानों का मुफ्त में बीमा करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वाहित बीमा योजना को मंजूरी दे रही है। ये योजना 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। नई योजना शुरू होने के बाद प्रदेश सरकार कृषक दुर्घटना बीमा योजना बंद कर देगी। साथ ही एनीमिया से बचाने के लिए राशन की दुकानों पर सस्ती दरों पर डबल फोर्टिफाइड नमक भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिंधी और पंजाबी एकेडमी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 साल किए जाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन हरियाणा के सभी जिलों में दिखने लगा है। इस अभियान के शुरू होने से राज्य में लड़कियों की संख्या में सुधार देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि अगले 6 माह में 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या बढ़कर 950 तक पहुंच जाएगी। पिछले साल 871 लड़कियों की अपेक्षा इस साल राज्य के औसत लिंगानुपात में 5 की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 876 तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ सुधरे लिंगानुपात के आंकड़े जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 फरवरी को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। ये अभियान देश के 100 जिलों में आरंभ किया गया था। इसमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। कैथल को छोड़कर बाकी सभी 11 जिलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जबकि झज्जर में रिजल्ट अभी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। वहीं सिरसा जिला इस नतीजे में सबसे आगे है। आप बाजार से जो भी सब्जियां लाते हैं उसे घर में 3 से 4 दिनों तक ही ताज़ा रख सकते हैं, लेकिन कानपुर IIT एक ऐसी मशीन बना रहा है जिसमें आप सब्जियों को काटकर 6 महीने तक तरोताज़ा बनाए रख सकेंगे। अब सब्जियों को काटकर 4 से 6 महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। IIT कानपुर के मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने ऐसी सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है जो सब्जियों को ताज़ा बनाए रखेगी। इस मशीन में पालक, धनिया, सोया, मेथी, सेम और आंवला समेत हर तरह की सब्जी को काट कर रखा जा सकता है, जिसका इस्तेमाल महीनों तक किया जा सकता है। इसी तर्ज पर आम लोगों के लिए छोटी मशीन भी बनाई जा रही है। सब्जियों को सुरक्षित रखने वाली ये पहली मशीन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलती है। IIT कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च के साथ मिलकर अब इस शोध को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूखे से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार सूखा घोषित राज्यों को कई कल्याणकारी योजनाएं मुहैया करा रही है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सूखा प्रभावित राज्यों में चल रही योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा प्रभावित 12 जिलों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, मिड डे मील, दाल, दूध, खाने का तेल जैसी वस्तुएं बंटवाने का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इन राज्यों में हुई वर्षा के आंकड़ों की जानकारी के साथ ही केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि किसी राज्य को सूखा प्रभावित घोषित करने के क्या मानक हैं। प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं तो इनकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। यहाँ तक कि मौसम वैज्ञानिकों को भी इनका सटीक तरह से पता नहीं होता। उत्तर प्रदेश के लोगों को अब आसानी से बाढ़ आने की स्थिति का पता बताया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर ही पता लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कहां बाढ़ आने वाली है। नदियों में बाढ़ की स्थिति से प्रदेश वासियों को सचेत भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने इसकी जानकारी दी है। लखनऊ में परिकल भवन में इसके लिए मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। साथ ही गोमती नदी को उसकी सहायक नदी शारदा से भी जोड़ दिया गया है। इससे गोमती नदी में हमेशा पानी भरा रहेगा और जल्द ही प्रदेश में पेयजल और सिंचाई की योजनाओं का भी प्रबंध किया जाएगा। देश भर में बबूल के पेड़ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। बबूल कम पानी वाले इलाकों में भी आसानी से पनप जाते हैं, जिसके चलते विलायती बबूल के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। विलायती बबूल पेड़ पौधों की प्रजातियों के लिए खतरा तो है ही,
साथ ही साथ ये भूजल को भी बड़े पैमाने पर सोख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी जड़ें काफी गहराई तक चली जाती हैं। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर काफी कम हो गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में 18, हरियाणा में 61, राजस्थान में 172 और उत्तर प्रदेश में 111 ब्लॉक डार्क जोन की श्रेणी में आते हैं। डार्क जोन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है और पानी तेजी से नीचे जा रहा है। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विलायती बबूल के प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा भी आया है, जिसके चलते इन पेड़ों को तालाबों के निकट से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उस समय उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, जिसके चलते बच्चों की सेहत भी खराब हो जाती है। ऐसे में बच्चों को इस तकलीफ से राहत दिलाने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक नई होम्योपैथी दवा बनाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शॉपिंग तो आप लोग हर रोज ही करते होंगे और शॉपिंग का बिल भी लेते ही होंगे, पर क्या आपको कभी आपके शॉपिंग बिल ने इनाम दिलवाया है? जी हाँ, दिल्ली वालों को उनकी शॉपिंग का बिल 50,000 रुपए तक का नकद इनाम दिलवा सकता है। दिल्ली सरकार में टैक्स कंप्लायंस की प्रक्रिया में आम जनता को भागीदारी बनाने के मकसद से एक वेट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके तहत 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर बिल लेने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ के जरिए 50,000 रुपए तक नकद इनाम दिया जाएगा। बिल बनवाओ इनाम पाओ स्कीम के तहत हर महीने बिल भेजने वाले 100 में से एक ग्राहक को इनाम दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए सरकार उन दुकानदारों पर दबाव बनाना चाहती है जो बिल देते या फिर टैक्स काटने के बाद उसे विभाग में जमा नहीं कराते हैं। वेट डिपार्टमेंट की ओर से तैयार किए गए इस ऐप को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया है। राजधानी की सड़कों पर 15 दिनों के लिए ऑड इवन स्कीम ट्रायल के तौर पर शुरू की गई, जो कि सफल साबित हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार एक बार फिर से ऑड इवन स्कीम लागू कर सकती है। दिल्ली में ऑड इवन स्कीम एक बार फिर से लागू हो सकती है। 1 से 15 जनवरी तक ऑड इवन स्कीम के ट्रायल की कामयाबी के बाद दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भाग लिया। इस मीटिंग में सभी की राय थी कि दिल्ली में ऑड इवन स्कीम फिर से लागू की जाएगी। इन 15 दिनों में दिल्ली की सड़कें जहां ट्रैफिक फ्री दिखी, वहीं दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल में भी काफी कमी देखी गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की जान बचाना जैसे बहादुरी का काम करने के लिए देश के 25 बच्चों को प्रधानमंत्री ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने वाले देश के 25 बच्चों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इन 25 बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इन बच्चों में महाराष्ट्र के 15 साल के गौरव को मरणोपरांत श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की 8 साल की शिवमपेट रुचिता को गीता चोपड़ा अवार्ड और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के अर्जुन सिंह को संजय चोपड़ा अवार्ड के लिए चुना गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बहादुर बच्चों को भी वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उस समय उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, जिसके चलते बच्चों की सेहत भी खराब हो जाती है। ऐसे में बच्चों को इस तकलीफ से राहत दिलाने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक नई होम्योपैथी दवा बनाई है। अब शिशुओं को दांत निकलते वक्त होने वाली तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने शिशुओं के लिए होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को 6 महीने से 3 साल के बच्चों को विशेष होम्योपैथी दवा का डोज देने के लिए कहा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम राज्यों में शुरू की गई है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लागू कर दिया गया है। इस एक्ट में बदलाव कर
प्रावधान किया गया है कि अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिग को बच्चा कहा जाएगा। अभी तक उसे जुवेनाइल कहा जाता था। साथ ही कई और कड़े नियमों को भी लागू किया गया है। नाबालिगों को धूम्रपान, तंबाकू और गुटखे के नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार ने 18 साल से कम उम्र के लोगों को इन्हें बेचने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया है। अब तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में शराब और नशीले पदार्थों पर ही रोक थी। अब अगर कोई दुकानदार बच्चों को तंबाकू या सिगरेट बेचता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण हर साल करीब 9 लाख लोगों की जान चली जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। वहीं बच्चों से भीख या मजदूरी करवाने वाले लोगों पर 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हरियाणा कुश्ती का एक ऐसा हब है जहां के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे में राज्य में कुश्ती के स्तर को बढ़ाने के लिए जल्द ही नेशनल लेवल पर एक प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। हरियाणा सरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस यानी 23 मार्च को 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि वाला नेशनल दंगल प्रतियोगिता आयोजित करेगी। राज्य के खेल मंत्री अनिल विज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि जो इस दंगल में पहला स्थान पाएगा उसे राज्य सरकार 1 करोड़ का इनाम देगी। साथ ही भारत केसरी दंगल के इस आयोजन में विभिन्न प्रदेशों के पहलवानों को आमंत्रित किया जाएगा। इस आयोजन से प्रदेश के कुश्ती खिलाड़ियों को न केवल आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा बल्कि प्रदेश में खेल का माहौल भी तैयार होगा। एक तरफ जहां देश में बेटियों का भविष्य सुधारने के लिए केंद्र सरकार नए कदम उठा रही है, वहीं सरकार के इन कदमों से प्रभावित होकर मेरठ के दयावती अस्पताल में लड़की पैदा होने पर कोई डिलीवरी फीस नहीं ली जा रही। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दयावती अस्पताल शुक्रवार को लड़की पैदा होने पर डिलीवरी फीस नहीं लेता। अस्पताल में डिलीवरी चार्ज 5 से 8 हजार तक है, लेकिन शुक्रवार को लड़की पैदा होती है तो दवा खर्च छोड़कर अस्पताल कोई पैसा नहीं लेता। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद बालियान का कहना है कि इस काम के लिए शुक्रवार का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि ये दिन हिंदू रीति के हिसाब से माँ दुर्गा और लक्ष्मी का दिन होता है और मुस्लिम रवायत से जुम्मे की नमाज का दिन होता है। डॉक्टर बालियान काफी पहले से महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे थे। जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना तो अपनी इस पहल को शुरू करने के लिए अस्पताल में 1 नवंबर 2015 से ये नियम लागू कर दिया। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।